हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखिए पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2014 का प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व किया था, जो कक्षा 1 से 5 तक का है। उसके बाद आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2014 प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि देखिए कक्षा 1 से 5 तक का है, उसको सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप जितने भी पेपर हैं ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप लोग ये कंटिन्यू पेपर को सॉल्व करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, वही चीज कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 8 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के जरिए चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तो यही चलन बन गया है कि हम आमतौर पर कहते हैं, अरे सीखने का कितना खुशनुमा माहौल है और देखो बच्चे कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, मतलब होता है इत्यादि। मगर अब ये खुशनुमा ढंग से सीखना भी एक ढर्रा बन गया है, इसको बहुत बेजान बना दिया गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस कोई गतिविधि करना ही काफ़ी है, भले ही वो बिल्कुल निरर्थक हो, भले ही बच्चे उसके ज़रिए कुछ ना सीख रहे हो, बस गतिविधियां करवाने की मारामारी मची हुई है। आज हमारे यहाँ यही हालात हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक नए सिरे से सोचना चाहिए। बेशक गतिविधि का महत्व है, मगर बच्चों को वो चीज़ें मत सिखाइए जो बाद में आनी है। मसलन देखिए, उन्हें नंबर लाइन सिखाकर उनके आधार पर टाइम लाइन की बात मत कीजिए। हर चीज़ को संदर्भ, यानी कि हर चीज़ को एक संदर्भ में कीजिए। इसकी वजह यह है कि बच्चे इसी तरह सीखते हैं। संख्याएं संदर्भ में ही आती हैं। संख्या एक बहुत अमूर्त धारणा है। एक बच्चे के लिए 2 समझना अमूर्त बात है। या कैसे समझेगा कि किसी चीज़ के 2 होने का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने देखिए गद्यांश को कंप्लीट किया। अब गद्यांश के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो सबसे सही आंसर होगा, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें एक आंसर जो गद्यांश के अकॉर्डिंग सबसे सही होगा उसको चुनना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीके में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट नंबर पर है संख्या, सेकंड नंबर पर है संदर्भ और थर्ड नंबर पर है गतिविधि और 4 नंबर पर है, यानी डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग देखिए उपर्युक्त सभी को देखकर उपर्युक्त सभी पर ही टिक कर देते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये जो सरकारी आंसर है यही आपका सही हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें से भी आपको देखना होता है जो सबसे बेस्ट हो उसी को आपको चूज करना है। तो उपर्युक्त सभी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने की ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यही आंसर बस होगा। तो हम लोग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ देखते हैं। उसमें देखिए क्या दिए हैं, इसको देखो समझना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, लेकिन जब हैबिट हो जाएगी, आप 1 से 2 बार करके आप लोग देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों के सीखने के तरीके में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है।
तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के जरिए चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तो यही चलन बन गया है। आमतौर पर हम कहते हैं अरे सीखने का कितना खुशनुमा माहौल है और देखो बच्चे कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं वगैरह, मगर यहाँ ये खुशनुमा ढंग से सीखना भी एक ढर्रा बन गया है। इसको बहुत बेजान बना दिया गया। हम अक्सर सोचते हैं कि बस कोई गतिविधि करना ही काफ़ी है। तो इसमें देखिए जो गतिविधि करना ही काफ़ी है, तो इस अकॉर्डिंग देखिए आपका जो आंसर हो जाता है, यानी कि बच्चे के सीखने के सब तरीके में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, तो गतिविधि, यानी कि गद्यांश के अनुसार बच्चों के सीखने के तरीके में सबसे अधिक गतिविधि महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आपका देख लेते हैं, जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, गतिविधि। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गद्यांश में किसके ढर्रा बन जाने की बात कही गई है, तो प्रयोग करना, खुशनुमा माहौल के, खुशनुमा ढंग से सीखने के, या गतिविधि करने के। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए सीखना भी एक ढर्रा बन गया है और इसको बहुत बेजान बना दिया गया। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई गतिविधि करना ही काफ़ी है, तो यानी कि देखिए गद्यांश में गतिविधि करने के ढर्रा बन जाने की बात कही गई है। तो आपका जो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका, तो जो डी ऑप्शन है, यानी कि गतिविधि करने के, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार गतिविधि करना उचित नहीं है, गतिविधि का निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए, या देखिए गतिविधि के जरिए बच्चे कुछ नहीं सीखते, या गतिविधियां सार्थक होनी चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कि गतिविधि कराना उचित नहीं है, तो आपका ये गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए नहीं है। फिर है गतिविधियों का निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए, तो हाँ गतिविधि का तो निरंतर प्रयोग करते ही रहना चाहिए। जैसा कि आपने गद्यांश में देखा कि गतिविधि को निरंतर करते रहना चाहिए, और गतिविधि के जरिए बच्चे कुछ नहीं सीखते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे गतिविधि के जरिए ही सीखते हैं, गतिविधियां सार्थक होनी चाहिए। तो देखिए गद्यांश के अनुसार गतिविधियों का निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका हो जाता है अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए क्या मुश्किल है, संख्या जैसी अमूर्त अवधारणा को समझना, या आपका हो जाता है गतिविधियों का महत्व समझना, या संख्याओं के महत्व को समझना, या आपका हो जाता है गतिविधियों के माध्यम से सीखना। तो बच्चों के लिए गतिविधियों के माध्यम से सीखना मुश्किल है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के लिए क्या मुश्किल है, तो गतिविधियों के माध्यम से सीखना। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका गतिविधियों के माध्यम से सीखना, यही आंसर आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, अक्सर लोग क्या सोचते हैं, तो गतिविधि करना काफ़ी है, यानी गतिविधि करना ही काफ़ी है, या किसी भी गतिविधि से बच्चे सीखते हैं, या गतिविधि से समय की बचत होती है, या गतिविधियां बहुत बेजान होती हैं। तो जिस अकॉर्डिंग आपने देखिए पैराग्राफ को पढ़ा है, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो गतिविधि कराना ही काफ़ी है। तो गद्यांश के मध्य में वर्णित है, देख लेते हैं। देखिए गद्यांश के मध्य में ये वर्णित है कि अक्सर सोचते हैं कि बस कोई गतिविधि कराना ही काफ़ी है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मध्य में इसका देखिए कि बस कोई गतिविधि कराना ही काफ़ी है। यहाँ पे आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसको बहुत बेजान बना दिया गया। हम अक्सर सोचते हैं कि बस कोई गतिविधि कराना ही काफ़ी है, तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाता है, तो देख लेते हैं आपका आंसर कि अक्सर लोग क्या सोचते हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि गतिविधि कराना ही काफ़ी है।
क्योंकि आपको देखिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन पढ़े तो आपको कुछ और भी सही लगे कि नहीं ये ऑप्शन राइट है या ये ऑप्शन राइट है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। ये मैं चीज़ आप लोगों को बार बार बताती हूँ और इस चीज़ का आप लोग खास से ख्याल रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन लगते हैं कि कोई और सही है और आप उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन जब पैराग्राफ में वो चीज़ नहीं सही है तो फिर वो आपका गलत हो जाता है और इस हिसाब से आपका 1 नंबर चला जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर। फिर उसके बाद देखते हैं गतिविधियां करवाने की मारामारी मची हुई का आशय क्या है। तो गतिविधियां कराते समय मारपीट हो रही है, गतिविधियां कराना बहुत महंगा पड़ता है, या सभी लोग देखा देखी निरर्थक गतिविधि भी कराने में लगे हुए हैं और सभी लोग देखा देखी सार्थक गतिविधियां कराने में लगे हुए हैं। तो देखिए आपका जो सी ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है कि सभी लोग देखा देखी निरर्थक गतिविधियां भी कराने में लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो पैराग्राफ पढ़ा तो जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से देखिए आप लोगों को बता देती हूँ कि इसलिए मुझे लगता है कि देखिए हमें इस बारे में एक नए सिरे से सोचना चाहिए। बेशक गतिविधि का महत्व है, मगर बच्चों की वो चीज़ें मत सिखाइए जो बाद में आनी है। मसलन उन्हें नंबर लाइन सिखाकर उनके आधार पर टाइम बाद की बात कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कि बस गतिविधियाँ कराने की मारामारी मची हुई है। आज हमारे यहाँ यही हालात है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक नए सिरे से सोचना चाहिए। गतिविधि कराने की मारामारी मची, तो देखिए सभी लोग देखा देखी निरर्थक गतिविधियां भी कराने में लगे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अमूर्त का विलोम है। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, ये तो आप लोगों को खुद से तैयार करने रहेंगे। तो अमूर्त का विलोम यानी उल्टा हो जाता है तो मूर्त हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए और चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं कि अमूर्त का विलोम मूर्त होता है और इसी तरह से साकार का जो विलोम होता है वो निराकार होता है और प्रत्यक्ष का तो अप्रत्यक्ष। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हालात का समानार्थी, यानी समान जो अर्थ दे उन वो मतलब समानार्थी। तो हालात तो है ही है, तो हालात स्थिति समस्या या परिप्रेक्ष्य। तो हालात जो है वो स्थिति, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। हालात का समानार्थी शब्द स्थिति हो जाता है। अब देखिए फिर से आपका पैराग्राफ है, उसको पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी कि 9 से 15 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। देखिए यह सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है, यह तो हमारे अनुभवों और व्यवहार से भी दिखाई दे रही है। आज क्या स्थिति है, शिक्षा में हमने बहुत प्रगति की है। पहले बहुत कम स्कूल थे, अब हर गांव में और हर मोहल्ले में स्कूल हैं। बहुत दूरस्थ इलाके में भी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन उन स्कूलों में जो शिक्षा मिल रही है वो नाममात्र की शिक्षा मिल रही है। 5वीं पास हो जाएंगे, 6ठी 8वीं में बच्चा पहुंच जाएगा, लेकिन उनकी लिखने पढ़ने और हिसाब करने की योग्यता बहुत कमज़ोर है। यह क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इस देश में जितने पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था अलग बना ली है और उनको अब इस बात की परवाह नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है या नहीं, कितने शिक्षक हैं, क्या व्यवस्था है, शिक्षक आता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे उनको कोई मतलब नहीं है।
तो अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। शिक्षा में प्रगति हुई है गद्यांश के अनुसार इसका प्रमाण है। बच्चे देखिए इसमें जो ऑप्शन है, बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, दूर दराज के गांव में भी स्कूल खुल गए हैं, दूर दराज के गांव में सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, या बच्चे हिसाब में पक्के हो गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, पैराग्राफ को देख लेते हैं। देखिए सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं, या तो हमारे अनुभवों व्यवहार से भी दिखाई दे रहा है आज क्या स्थिति है। शिक्षा में हमने बहुत प्रगति की, पहले बहुत कम स्कूल थे, अब हर गांव और हर मोहल्ले में स्कूल हैं, और बहुत दूरस्थ इलाके में भी स्कूल खुल चुके हैं, यानी कि दूर दराज के गांव में भी स्कूल खुल गए हैं। तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि दूर दराज के गांव में भी स्कूल खुल गए हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ इलाके में अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे शिक्षक पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, या शिक्षक रोज समय पर आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पैराग्राफ में कि देखिए शिक्षा में हमने बहुत प्रगति की, पहले बहुत कम स्कूल थे, अब हर गांव में और हर मोहल्ले में स्कूल है। पहले बहुत कम स्कूल थे और देखिए अब हर मोहल्ले में स्कूल हैं, बहुत दूरस्थ इलाके में भी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन उन स्कूलों में जो शिक्षा मिल रही है वो नाम मात्र की शिक्षा मिल रही है, यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। नाम मात्र की शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो इसलिए आपका देखिए जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, इसका कारण है। तो पैसे वाले लोगों ने अपने अलग स्कूल खोल लिए हैं, पैसे वाले लोगों को इस बात की से कोई सरोकार नहीं है, पैसे वाले लोग गांव में कम जाते हैं, या पैसे वाले लोगों की व्यवस्था खराब है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, उस अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या है कि पैसे वाले लोगों को इस बात की यानी कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपनी अलग व्यवस्था बना रखी है। क्योंकि जब पैसे वाले लोग हैं तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल देते हैं। देख लीजिए इसमें पैराग्राफ में यही चीज़ दी गई है कि देखिए पढ़ने और हिसाब करने की योग्यता बहुत कमज़ोर है। क्योंकि यह क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उस देश में जितने पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था अलग बना रखी है ना। और देखिए व्यवस्था अलग बना रखी है और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, यानी उनको कोई सरोकार नहीं है। पैसे वाले लोगों को इस बात का कोई सरोकार नहीं है, यानी इस बात से कोई सरोकार नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है। इसका क्या कारण है? पैसे वाले लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। उसके बाद चलते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए गद्यांश के अनुसार बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अधिक स्कूल खोले जाने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में से पैसे वाले लोगों को निकाल देना चाहिए, बच्चे शिक्षकों और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों को अधिक समय तक पढ़ाना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बच्चों, शिक्षकों और पूरी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अधिक स्कूल। मतलब स्कूल बहुत ज़्यादा खुल गए तो क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, या शिक्षा व्यवस्था में से पैसे वाले लोगों को निकाल देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है, और बच्चों को अधिक समय तक पढ़ाना चाहिए, ऐसा ये नहीं है। इसलिए आपका ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं, शैक्षिक या बी है, शिक्षिक या सी है, शैक्षिक या डी है, शिक्षित। तो प्रत्यय जैसा कि हम लोगों ने देखिए इस पे चर्चा कर रखी है कि प्रत्यय मतलब होता है पीछे और उपसर्ग मतलब होता है आगे। तो जो प्रत्यय लगता है वो कहाँ लगता है? तो वो पीछे लगता है। तो प्रगतिशील, प्रगति में देखिए यहाँ पे हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं।
कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। देखिए शिक्षा में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा तो शैक्षिक, कौन सा बनेगा, तो शैक्षिक बनेगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि शिक्षा में इक प्रत्यय लगने पर शैक्षिक शब्द बनेगा। उसके बाद प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो प्रगति, देखिए प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय मीन्स क्या होता है, तो प्रत्यय मतलब होता है पीछे, ठीक है ना। तो प्रगति में प्रगतिशील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में किस शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो शिक्षा, प्रगति, योग्यता या पास। तो इसमें गद्यांश में योग्यता के एक से अधिक अर्थ हैं। किसके अर्थ है, तो योग्यता के। आप लोगों ने देखिए इसको डिटेल से पढ़ा। उसके बाद इसमें देखिए एक से अधिक अगर शब्द हैं, यानी गद्यांश में योग्यता के एक से अधिक अर्थ है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, या व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, या व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, यानी कि जब बच्चा विद्यालय में आता है तो व्याकरण की समझ, यानी समझ सचेत समझ नहीं होती है। कौन सी समझ नहीं होती है, तो सचेत समझ नहीं होती, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इस कथन का निहितार्थ है, यानी निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, या बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, या बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, या बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए। तो जिसमें केवल हो गया तो वो आपका, तो ऐसे ही आप देख के इसको काट दें। बच्चों के भाषा विकास पर, यानी विकास पर ध्यान दिया जाए, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों पढ़ने होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो सबसे राइट आंसर हो वही आपका राइट होता है। तो बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है। अभी बच्चा छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को मानक भाषा, देखिए जहाँ पे आप मानक भाषा देखें उसको कट कर दें। इस तरह से बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। यानी कि देखिए मातृभाषा यानी रोजमर्रा की भाषा, अगर बच्चों के क्या होता है, अगर बच्चों की पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान दिया जाए तो बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीख जाते हैं। वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, या वे भाषागत शुद्धता पर अधिक बल देते हैं, या वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। तो देखिए आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। जो शिक्षक देखिए बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं तो वो रोजमर्रा की भाषा को स्थान देंगे, यानी कि उसकी मातृभाषा को स्थान देंगे। तो क्या होगा, बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले मातृभाषा ही जानते हैं। और अभी वो विद्यालय में गए हैं, अभी प्राथमिक स्तर पर है, तो बच्चों को कौन सी भाषा आ रही है, तो बच्चों को मातृभाषा आ रही है, और जो भाषा बच्चों को आती है उसी भाषा में बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका देखिए जो आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, या शब्दों को पढ़ने की कुशलता, या वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, या पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना।
तो क्या कह रहे हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में है तो वर्णमाला का कर्मिक ज्ञान तो नहीं, तो शब्दों को पढ़ने की कुशलता ये भी नहीं है, और देखिए वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, यानी कि आप अच्छे अध्यापक हैं तो पाठ्यक्रम पूर्ण करा दें, बच्चों को कुछ आए या ना आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आपका राइट नहीं है। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, तो ये भी आपका गलत हो जाता है कि आपने पाठ्य पुस्तक पूर्ण करा दी और बच्चे से कोई मतलब नहीं, उसको कितना ज्ञान हुआ, उसको कितनी नॉलेज हुई, उसकी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, लेकिन आपने पाठ्य पुस्तक पूर्ण करा दी, तो ये भी नहीं है आपका। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, देखिए जब आप परिचय कराते हैं बच्चों को विविध भाषाओं से, विविध स्वरूपों से, तो क्या होता है, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। और बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, बच्चों को आए कुछ भी ना और अंक अच्छे आ जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कि बच्चों ने, जैसे कि क्या हुआ कि अच्छे अंक ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बच्चों को नॉलेज कितनी हुई, बच्चों को ज्ञान कितना हुआ, बच्चे ने सीखा कितना है, तो उस चीज़ पे ध्यान, जब वो बच्चे सीख जाएंगे तो नंबर तो वो अपने आप ही से ले आएंगे जब चीज़ें उनको समझ में आएंगी। तो आपका इस अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि देखिए बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा में शिक्षा से तो कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, या बेहतर परिणाम निकलेंगे, या उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी आ गया, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि देखिए उपयुक्त सभी ही यही आंसर राइट है, मगर ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे ये चीज़ नहीं फिट होती है कि उपयुक्त सभी पे आप टिक कर दें, क्योंकि उसमें आप लोगों को देखना रहता है कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। तो कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी, या शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, या बेहतर परिणाम निकलेंगे, तो मातृभाषा में शिक्षा से बेहतर परिणाम निकलेंगे, मातृभाषा के प्रयोग से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे और उनमें सीखने की अधिक ललक बढ़ेगी, यानी कि बेहतर परिणाम निकलेंगे। जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है, इसमें और जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 आपके सही होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा वो गलत होगा, और जो गलत होगा उसी को सही मानना है कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि आपको नेगेटिव में नेगेटिव ही आंसर देना है। तो भाषा परिवेश यानी परिवेश से सीखी जाती है, तो ये तो राइट हो जाता है, भाषा परिवेश से ही सीखी जाती है, अच्छे माहौल अच्छे वातावरण से ही भाषा सीखी जाती है, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, तो ये भी आपका राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव का भाई ढूंढना है, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव। फिर संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, तो देखिए संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, तो हाँ बिल्कुल करते हैं। इस अकॉर्डिंग आपकी ये 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, जो सही हैं वही आपके गलत हो जाते हैं। अब भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, में ही अर्जित की जाती है। अब यहाँ पे देखिए केवल हो गया, ही हो गया, इस तरीके के क्या होते हैं, ये जो आपके होते हैं वर्ड, ये आपके नेगेटिव में होते हैं, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग हल करिएगा, यानी कि सॉल्व करिएगा, क्योंकि नहीं ध्यान दिया जाता है और जो सही होता है उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गलत है उस पर हमको उसको सही मानना है, ठीक है ना। फिर क्या है आपका क्वेश्चन है, लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, एक अत्यंत जटिल कौशल है, या पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले
क्या नहीं है और ये क्यों नहीं है। यह एक यांत्रिक कौशल है, तो ये आपका गलत हो जाता है। अत्यंत जटिल कौशल है, तो ऐसा तो नहीं है जटिल कौशल, क्योंकि सीखने से तो हर चीज़ मिल जाती है, तो ये जटिल कौशल नहीं है। ये जटिल कौशल है, तो ये आपका गलत हो जाता है। पढ़ने के बाद सीखा जाता है, यानी पढ़ने के बाद सीखा जाता है, तो ऐसा नहीं, बाद में नहीं सीखा जाता है, साथ में सीखा जाता है। जब पढ़ाई की जाती है तो उसको पढ़ के भी और उसको लिख कर भी, ठीक है ना। तो एक तरह की बातचीत है, हाँ बिल्कुल बातचीत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई बात हम, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई, हम उससे कोई बात कहना चाहते हैं, तो हम उससे बोलकर वो बात कहेंगे और उसकी बात को हम सुनेंगे। लेकिन जब वो कोई कहीं पे दूर पे है तो हम क्या करेंगे, तो जब हमको उससे कोई बात कहनी है, तो अब तो चलिए खैर ऐसा हो गया कि मोबाइल है, इसका ज़माना है कि 1 सेकंड में संदेश पहुंच जाता है। लेकिन संदेश वो 1 मिनट में पहुंचे या आधे मिनट में पहुंचे, लेकिन आपने पहुंचाया उसको कैसे, लिख कर ही तो पहुंचाया है। तो यानी कि लिखना एक तरह की बातचीत है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसको देखना है। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, या भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें जो है आपका हो जाता है, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं, तो अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन है, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, या शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, या बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, या बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि देखा, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। यहाँ पे देखिए सबसे कम उपयोगी की बात हो रही है, तो देख लेते हैं। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, या पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, या किसी घटना का वर्णन करना, या नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपने नई दोस्त के बारे में बताना। तो यहाँ पे जो सबसे कम है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने में सबसे कम उपयोगी है, वो है किसी घटना का वर्णन करना, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। नादिरा को डांटेंगे कि वो सही से क्यों नहीं पढ़ती है, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि डांटना, मारना, आंख दिखाना या इस तरीके से कोई भी वर्ड आता है तो आपका ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए नेगेटिव आपका कट। आप देख के इसको काट दें कि यहाँ पे डांटने की बात कही गई है। उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, मतलब बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसे मना कर देंगे, मतलब उसको समझाएंगे नहीं, तो आपका ये भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। वो कक्षा में पढ़ने यानी पढ़ना सीखने ही तो आई है, और आप उससे कहेंगे कि पहले सीख लो, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता। अब बचा कौन सा,
तो डी इसको भी देख लेते हैं, यही आपका सही होगा क्योंकि 3 ऑप्शन तो आपके गलत ही हो गए क्योंकि आपको एक पे तो टिक करना ही है। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद, हाँ ये आपका सही है क्योंकि देखिए जब बच्चा गलती करता है तो उसको समझना चाहिए और उसमें क्या है उसको सिखाना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए, मारना चाहिए और ना कि उससे ये कहना चाहिए कि बाद में ऐसा काम कर लेना, क्योंकि वो कक्षा में आई है यानी विद्यालय में आई है तो वो सीखने के लिए आई है। तो धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करना, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है, तो सर्वप्रमुख कारण भाषा की पाठ्य पुस्तकें, यह आपका हो जाता है भाषा में आकलन या भाषाई परिवेश या आपका हो जाता है भाषा का व्याकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहले यह सीखते हैं कि भाषा सीखना, तो भाषा क्या, देखिए भाषा का मतलब जबान। तो जब भाषा सीखी जाती है तो क्या होता है कि हमें एक विद्यालय की ज़रूरत होती है, पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत होती है, शिक्षक की ज़रूरत होती है, तो हम भाषा सीख सकते हैं। लेकिन जो मातृभाषा होती है वो हम अपने घर में, अपने माहौल में, अपने परिवेश में और अपने पास पड़ोसियों से सीख सकते हैं, यानी सीखते हैं। और भाषा अर्जित जो अर्जन कर ली जाती है, जो स्वयं से अर्जन कर ली जाती है, जिसमें कोई भी पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी विद्यालय की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी समय की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भाषा अर्जन होती है वो हम किसी भी टाइम, कहीं भी, कभी भी और किसी से भी अर्जित कर सकते हैं। तो इसका अंतर जो है वो हमको देखना है। तो इसमें है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन या भाषाई परिवेश। तो इसमें भाषा का जो व्याकरण है ये आपका राइट हो जाता है। क्यों, देखिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण भाषा का व्याकरण हो जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कम महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव पूछा जा रहा है। भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया या भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता या भाषा के आंकलन की प्रक्रिया या किसी भाषा विशेष का साहित्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपका जब कम महत्वपूर्ण है तो यही आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक लड़की मोना है जो लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया से संबंधित है, डिस्ग्राफिया से संबंधित है या डिसकैल्कुलिया से संबंधित है या डिसलेखिया से संबंधित है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपकी देखिए लिखते समय कठिनाई, तो लिखते समय कठिनाई यानी कि डिस्ग्राफिया, लिखने में जब कठिनाई होती है तो डिस्ग्राफिया, और जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो डिसलेक्सिया होती है। और जब कैलकुलेशन में समस्या होती है यानी गणित के ज्ञान में जैसे कि बच्चा नहीं उसको समझ पाता है तो उसमें डिसकैल्कुलिया की समस्या होती है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि डिसग्राफिया हो जाता है, ठीक है ना।